अच्छा क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर्स होते क्या, मेरे पास रियल नंबर बनते हैं दो नंबरों को मिला के, जिसमें काफ़ी सारे नंबर्स आते हैं। इधर ध्यान देना तुम, एक आ गया रैशनल, बस ये बता देना कि उधर चल रहा है कि नहीं, उसके बाद इधर ही इर्रेशनल नंबर, ठीक है चल रहा। एक आ गया रैशनल नंबर, दूसरा कौन सा आ गया, इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से मेरे पास, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और जो मेरा क्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता, ठीक है। और भी इसमें डिटेल है, बट हमारे काम की फ़िलहाल यही है, ठीक है। जो इर्रेशनल नंबर हैं वो कौन से नंबर हैं, जो अपने पास रूट में आते हैं, ठीक है। और रूट के अंदर जो प्राइम नंबर्स आ गए, कौन से आ गए, प्राइम नंबर, जैसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, इस तरह के नंबर। प्राइम नंबर कौन से नंबर हैं, प्राइम नंबर वो नंबर हैं, लिखते जाना साथ साथ में, प्राइम नंबर वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। आई चीज़ समझ में, जो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और 1 के टेबल में आएंगे। पहला प्राइम नंबर मेरे पास है 2, 1 प्राइम नंबर नहीं है, पहला कौन सा आ गया 2, अगला आ गया 3। 2 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 7 अपने टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। आई चीज़ समझ में। तो ये जो मेरे पास नंबर होते हैं, इन नंबरों को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। कौन से नंबर, प्राइम नंबर। क्लियर है ये चीज़। तो ये इर्रेशनल नंबर की एक कहानी। अंडर रूट में जब प्राइम नंबर दिखें तो वो इर्रेशनल, और भी होते हैं बट सिर्फ थोड़ा सा जानने के लिए, वो कौन से होते हैं, इर्रेशनल। और रैशनल अपने पास कौन से, पी बाई क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे क्यू 0 के इक्वल नहीं होता। इर्रेशनल में जैसे 1/2 आ गया, 3/2 आ गया, इस तरह के नंबर। क्लियर है ये चीज़। बाकी नेचुरल नंबर पता ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर। नेचुरल वो नंबर है जो 1 2 3 4 होते हैं, होल नंबर जिनमें 0 आता है। क्लियर है ये चीज़। अब इस चैप्टर में ना दो ही मेन चीज़ें अपने पास। पहली क्या है, पहली जो चीज़ है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब क्या मतलब है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, ये भी पता करने से पहले एक तरह का नंबर और पता होना चाहिए। वो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। फिर तेरे को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक अच्छे समझ में आएगी। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर पता है। जैसे प्राइम नंबर होते हैं ना, प्राइम नंबर बोलते हैं कि भाई या तो अपने टेबल में आएंगे या 1 के टेबल में आएंगे। कंपोजिट नंबर ऐसा नहीं बोलता, वो कहता है अपने में भी आएंगे, 1 में भी आएंगे और किसी और के टेबल में भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, अपने में भी आएंगे, 1 में भी आएंगे और किसी और में भी आ जाएंगे। अब जैसे पहला कंपोजिट नंबर मेरे पास क्या है, वेरी गुड, 4। अपने में भी आता है, 1 में भी आता है और 2 में भी आता है। अगला कंपोजिट नंबर क्या है, 6। अपने में भी आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, 1 में भी आएगा। इसका अगला कंपोजिट नंबर, वेरी गुड, 1 में, 2 में, 4 में और खुद में। पल्ले पड़ा, समझ में आया। तो ये कहानी अपने पास कंपोजिट नंबर की। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है ना, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है। क्या बताती है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये डेफिनेशन लिख लेना, फिर उसके बाद मतलब समझाता हूँ। एवरी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। Every composite number is a product of its prime factors and this factorization is unique, and this factorization is unique। क्या बोलता, कहता कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट, लिख ले पहले, बुक,
Every composite number is product of its prime factors and this factorization is unique irrespective of the order. Irrespective of the order. इसलिए अब कह रहा है एवरी कंपोजिट नंबर, तो हर एक कंपोजिट नंबर की तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। तो कंपोजिट नंबर मैंने क्या बताया, 4 होता है, 8 होता है, 10 होता है, 12 होता है, 14 होता है, ऐसे। तो कह रहा है कोई भी हर एक कंपोजिट नंबर, तो कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लें। मैंने उठा लिया 10। कहता इस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये कंपोजिट नंबर क्या है, इसी के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। तो इसके प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का मतलब पहले इसके क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे, कैसे करते हैं इसको पता, ये कितने था, 2 5 सा 5 और यहाँ कितना 1। ठीक है, तो जब 10 के मैंने फैक्टर्स निकाले फैक्टराइजेशन की प्राइम, तो कितना आया, 2 आया, 5 आया। क्लियर है ये चीज़। ऐसे मैंने कोई और कंपोजिट नंबर उठाया, 12 उठा लिया, 12 की कही 2 6 सा 2 3 सा 3 1 सा। इसके फैक्टर्स क्या है 12 के, 12 के फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये क्या है 12 के प्राइम फैक्टर्स हैं। आई चीज़ समझ में। तो उसने बोला हर एक कंपोजिट नंबर, 10 भी कंपोजिट नंबर, 12 भी कंपोजिट नंबर। उसने कहा हर एक कंपोजिट नंबर क्या है, अपने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। अपने प्राइम फैक्टर्स के किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के। 2 5 सा 10 और 2 2 सा 4 4 3 सा 12। आई चीज़ समझ में। कह रहा वो अपने प्राइम फैक्टर्स के किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के, इतना। और दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आगे क्या बोलता है, ये जो आपने फैक्टराइजेशन की है ना, ये अपने पास क्या है, यूनिक है। क्या है, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है, सबसे अलग, सबसे अलग। अलग का मतलब क्या, कि दुनिया में 10 ही एक ऐसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है, जिसके फैक्टर्स 2 और 5 होते हैं। समझ में आया, दुनिया में 10 ही ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जिसके फैक्टर्स सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 हो। 2 5 से 10 ना, 2 5 से कुछ और बनता है, 2 5 से 8, 2 5 से 9, 2 5 से 12 नहीं बनता। तो मतलब सिर्फ 2 इंटू 5 किसके फैक्टर बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 के ही बनेंगे। क्या 12 के ये फैक्टर बन सकते हैं 2 5 सा, और 12 है जैसे कह रहा हर एक की अपनी एक ही यूनिक ही फैक्टराइजेशन होती है, अलग बाकियों से अलग होती है, ये किसी दो पे लागू नहीं होती। 2 2 सा 4 4 3 सा 12, 12 ही एकलौता नंबर है जिसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 13 के फैक्टर्स ये नहीं बन सकते, 14 के फैक्टर्स ये नहीं बन सकते, 10 के फैक्टर्स ये नहीं बन सकते, उसके अपने हैं। समझ में आया। ऐसे तू किसी और के बना दे, 16 के बना दे, 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा 2 1 सा। तो 16 किसके इक्वल, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आ समझ में। तो कह रहा है ये भी एक कंपोजिट नंबर है, इसका भी एक गुण क्या अपने पास, कि सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिक फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 में ही 4 2 आएंगे, और कोई दुनिया में डिजिट नहीं है कोई भी जिसके मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट 2 को 4 बार हम प्रोडक्ट करके आंसर दे सकें। इतनी चीज़ क्लियर है। तो ये कौन बोलता है अपने पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ में आया। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का ये मीनिंग है कि आपके पास जो है फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, एक तो जो कंपोजिट नंबर है वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और ये जो फैक्टर्स हैं ये किसी एक नंबर के सबसे अलग होते हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लें। कौन सा 140। अब हमें क्या निकालना, 140 के फैक्टर्स निकालने। ये थोड़ा इजी है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। ठीक है, कैसे निकलेंगे इसके फैक्टर्स। 2 कितने सा, 2 कितने सा 35, आगे कितना आगे मेरे पास 5 इंटू 7 1। ठीक है, तो 140 के फैक्टर्स क्या आगे मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू। क्लियर है ये चीज़,
समझ में आया? यही एक और बोलना किसके निकालने हैं अगला 156 के फैक्टर्स निकालने हैं। क्या आएंगे 2 7 2 8 2 3 2 9 3 1 3 3 फिर आ गया 13 और ये आ गया मेरे पास क्या 1। तो 156 के फैक्टर्स क्या है अपने पास 2 × 2 × 3 × 13। हाँ समझ में? ये वाला कर लेना फिर आगे चलते हैं। अब देख अगला वाला क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम और एचसीएफ किसके इक्वल है, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। पहले कुछ नंबर दिए हुए हमें जैसे 26 और 91, फर्स्ट सेकंड कितना अपने पास 510 और 92। ठीक है, कह रहा है आपने इनके क्या निकालने हैं, एलसीएम निकालने हैं और दूसरे क्या निकालने हैं, इनके एचसीएफ निकालने हैं। एलसीएम क्या आता है मेरे पास, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कह रहा है पहले इनका क्या निकालो, एलसीएम निकालो इन दोनों का, फिर क्या निकालो इन दोनों का एचसीएफ निकालो, और फिर बताओ कि एलसीएम और एचसीएफ जब इन दोनों का निकलेगा उनको मल्टीप्लाई करके जो भी इसका एलसीएम आएगा इन दोनों का और जो भी इन दोनों का एचसीएफ आएगा उनको करना आपस में मल्टीप्लाई। क्या करना उनको मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा अपने पास। ठीक है ना, इस दोनों का मिला के एलसीएम, दोनों का मिला के एचसीएफ, जो भी आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करो। तो कह रहा है जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर पता क्या आएगा, जो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर बनता होगा। समझ में आया? कह रहा है इन्हीं दोनों का एलसीएम निकालना है, इन्हीं दोनों का एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मल्टीप्लाई किया, कहता है जैसे ही उनका जो भी आंसर निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो देखना तुम्हारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? ठीक है, अब निकालते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो कैसे निकालना, पहले 26 लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं 91। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले थोड़ा सिंपल वाला बताता हूँ फिर इस पे आते हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं जैसे 24 और 36 का। किसका किसका निकालना है, एलसीएम 24 और 36 का। कैसे निकलेगा अपने पास, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। किससे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अकेले अकेले निकालना है इनका, जैसे पहले 24 का अलग से और दूसरा एक तो ये भी होता है ना अपने पास 36, ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये अलग ये वाला अलग। 24 और यहाँ कितना आ गया अपने पास 36 आ गया, तो का अलग अलग निकालना। 24 के पहले करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कितनी आएगी 2 1 2 2 2 6 2 3 3 1 इतना क्लियर है। 36 का 2 1 8 2 9 3 3 3 1 क्लियर है। तो 24 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है पहले वो लिख देंगे, वो कितनी आई 2 × 2 × 2 × 3 जो आई वही उतार दी। फिर 36 की क्या आई 2 × 2 × 3 × 3 क्लियर है। 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये रही, 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये रही। क्लियर। अब क्या करना है, पहले एक बार निकालते हैं इसका एचसीएफ इन दोनों का। 24 और 36 का एक साथ कैसे निकलता है वही सीखना है। ठीक है, एक बार एचसीएफ निकालेंगे और दूसरी बार क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 24 और 36 का। ठीक है, कैसे निकलता पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कैसे निकलेगा। तूने क्या करना, सिर्फ और सिर्फ देखना कि दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन आया दोनों में, एक और 2 कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ वेरी गुड 3 कॉमन आ रहा है। तो जो कॉमन आया सिर्फ और सिर्फ उसी को उठाना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर, एचसीएफ के अंदर। जो अपने पास समझ में आ रहा है, जो अपने पास कॉमन आया उसी को उठाएंगे।
दोनों में से एक 2 कॉमन आ रहा था दोनों में, बट ये 2 बार नहीं लिखना है, इसको कितनी बार लिखना है, एक ही बार, 2 इंटू 2 कॉमन आ रहा है तो एक ही 2 इंटू और के कॉमन आया। आई चीज समझ में? तो बस इसको नहीं इंक्लूड करना, इसको छोड़ दो। HCF में यही 3 चीज़ें आएंगी अपने पास, पल्ले पड़ा, यही 3 चीज़ें अपने पास HCF में आएंगी। इसको मिला देता हूँ मैं। तो ये कितना आ गया इसमें दोनों का HCF दोनों का मिला के कितना आया, 2 2 4 4 3 क्लियर हुआ? अब बात करेंगे किसकी, LCM की। किसकी बात करेंगे, LCM की। तो LCM में भी सेम ही चीज़ है, थोड़ा सा उससे ज़्यादा आता है, थोड़ा बड़ा भाई उसका। कैसे? जो कॉमन आया ये रखा हुआ मैंने, जो कॉमन आया वो तो लिखना ही है। जैसे इसका लिखा ना, जो कॉमन आया था वो तो लिखना ही है। 2 कॉमन आया, फिर एक और 2 कॉमन आया, फिर एक 3 कॉमन आया, लिख दिया। बट इसके अलावा जो बच गए वो भी लिखने हैं, समझ में आया? जो बच गए उनको भी क्या करना है, लिखना है। तो ये कितना आया, एक 2 बच गया था और एक 3 बच गया था। ये कितना आएगा, 2 2 4 4 3 12 12 2 24 24 3 72 होता अपने पास। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 72 आ गया। कितना आ गया, 72। क्लियर है इतना? अब ऊपर क्या बोला था उन्होंने कि पहले 2 डिजिट का क्या निकालो, HCF निकालो और क्या निकालो, LCM निकालो। HCF निकालो और क्या निकालो, LCM। जो भी आएगा उनका HCF और LCM उसको कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो, मल्टीप्लाई। मेरा क्या है, 12 और 72, यही है। HCF कितना है, 12 और 72। कहता है उनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कह रहा जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, वो देखना हो तो वो आएगा इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता होगा। समझ में आ रहा है? इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता होगा। ये दोनों नंबर क्या थे, 24 और 36। मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। 12 इंटू 72 के सेम आता भी है कि नहीं। 2 2 4 2 1 2 7 2 14 1 कैरी 7 1 7 8 4 6 और 8। उन दोनों को देखते हैं। 24 इंटू 36 6 4 24 2 कैरी 6 2 12 और ये आ गया 14 4 3 12 1 कैरी 3 2 6 और एक 7 4 6। सेम आ रहा, समझ में? इतनी सी कहानी, इसको नोट कर, फिर एक तू करके दिखाना, नहीं तो मैं एक और करके दिखाता हूँ, फिर तू करके दिखाना।